हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। जो फ्रेंच का रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, आपको याद होगा 1789 में, और वहीं से आइडिया ऑफ नेशन भी आया कि हम एक नेशन स्टेट बना सकते हैं, यूनिफाइड नेशन बना सकते हैं। चलिए हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को थोड़ा याद करते हैं और देखते हैं कि आप लोग को कितना याद है। तो आपको बेटा याद होगा कि 5 मई 1789 व्हाट इज़ हैपनिंग। तो आपको याद आया होगा कि सर स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी पहली बार, और फर्स्ट स्टेट के लोग 300 और सेकंड स्टेट के लोग 300 और थर्ड स्टेट के लोग 600 प्लस 40,000 पीजेंट लेटर वहाँ पे पड़े हुए थे सर। अब प्रॉब्लम क्या था सर, क्योंकि हम फ्रेंच ने क्या किया था, लोन लिया था, और लोन लेने की वजह से क्या हुआ, उसको टैक्स बढ़ाना था। टैक्स बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, जो वहाँ के लोग थे बहुत नाराज थे। आपको अच्छे से याद है सर। और यही कारण था कि लोग विरोध में थे। थर्ड स्टेट अकेले क्या कर रहा था, टैक्स दे रहा था। टैली ऑटी थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट टैक्स लेते थे, इनको टैक्स देना नहीं था। अकेला टैक्स कौन देने वाला था, थर्ड स्टेट। तो यही कारण था, आपको पता था कि 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन हो गया था, अगर आपको याद हो। तो इन लोग का पॉपुलेशन बढ़ा था, 5 मिलियन इंक्रीज हुआ था। चलिए, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म केम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहली बार हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन को देखने से समझ में आता है कि जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस की भावना थी, जो पैट्रियोटिक फीलिंग की भावना थी, जो देशभक्ति की भावना थी, हमें पहली बार वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिलता है। इसीलिए ड्यूक मैटर्नी ने एक बहुत बढ़िया शब्द बोला है, एक कोटेशन बोला है, व्हेन द फ्रांस स्नीचेस रिस्ट ऑफ द यूरोपियन कैचेस कोल्ड। फ्रांस के छींकने मात्र से पूरी यूरोपियन कंट्री को जुकाम लग जाता है। वो क्रिटिसाइज करता है, लेकिन एक पहलू आप देख रहे हैं, दूसरा पहलू देखिए कि फ्रांस कितना पावरफुल हीरो रहा होगा कि उसको फॉलो करने वाला पूरा यूरोप है। तो पहली बार 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन आने से जो क्रांति की लहर होती है, उसके आने से पूरे यूरोपियन कंट्री में हाहाकार मच जाता है कि हमको भी अधिकार चाहिए, हमें भी संविधान चाहिए, हमें भी मोनार्क को डिस्ट्रॉय करना ही करना है। तो ये फुल फ्लेज जो टेरिटोरियल स्टेट की मांग पहली बार हुई, वो कहाँ देखने को मिलता है हमको, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर, जैसा कि आपको याद होगा कि पहले क्या था, वॉज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क। कि फ्रांस भी पहले एब्सोल्यूट मोनार्क के अंडर में था, लेकिन उसे क्या मिला, इंडिपेंडेंट मिला, यूनिफाइड नेशन बन गया। वहां पे पॉलिटिकल चेंजेस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए, पॉइंट शुड बी नोटेड। राजनीतिक सत्ता का स्थानांतरण और संविधान में चेंजेस, ये दोनों चीज क्या करता है, फ्रांस को जगाता है, वेकअप कराता है फ्रांस को। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लीड द वेकअप ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड ट्रांसफर द सोवेरेनिटी फ्रॉम द मोनार्क टू द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। यही वो कारण बनता है कि पावर ट्रांसफर होता है, मोनार्क से जो राज सत्ता थी उससे पावर ट्रांसफर होता है, और किसके हाथ में जाता है, फ्रेंच लोगों के हाथ में जाता है। जो फ्रेंच के जो सिटीजन थे, आम नागरिक थे, क्योंकि उनके पास अब क्या हो चुका था, उनके पास संविधान हो चुका था, उनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका था, आपकी भाषा में बोले तो उनके पास अपना ड्राफ्ट हो चुका था। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। जो ये रिवॉल्यूशन होता है, वो रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम करता है कि अब ये रिवॉल्यूशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम लोग अपना देश नहीं बना लेंगे, नेशन नहीं बना लेंगे, और जब तक हम अपने डेस्टिनी पे नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। From the very beginning, French revolutionaries introduced various measures and practices and could create a sense of collective identity among the French people. फ्रांस के लोगों ने छोटे छोटे बदलाव किए अपने रोजमर्रा के जीवन में, और वो बदलाव क्या थे, वो फादरलैंड घर, ला पैट्रे एंड ले सिटियन,
अभी तक श्रीमान जी सर ये सब लगाते थे, अब क्या कह रहे हैं कि वी आर पीपल्स, लोग हैं हम, ले सिटियन हैं, सिटीजन हैं। द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉय इक्वल राइट्स। लोगों को समझ में आया कि हमें समानता का अधिकार है, वी आर इक्वल। और ये इक्वल कौन उनको हक दिलाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, फ्रांस ने अपना क्या बनाया? एक नेशनल फ्लैग बनाया। और वो नेशनल फ्लैग कैसा था? ट्राई कलर था, जैसे कि इंडिया का है तिरंगा अपना, वैसे फ्रांस का। और याद रखिएगा, जो स्टेट जनरल, पहले याद करिए बेटा कि 5 मई 1789 में जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, जो स्टेट जनरल का कार्य क्या होता था कि जब भी टैक्स बढ़ाना होता था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने का कार्य स्टेट जनरल करता था। तो स्टेट जनरल के जगह पे इलेक्ट किया गया बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। याद रखिएगा बेटा कि फ्रांस में इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे जो एक्टिव सिटीजन थे उन्होंने ये वोट दिया था, और उसी वोट के बाद जो वहाँ की एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बना था उसी को कहा गया नेशनल असेंबली। मतलब जो पहले स्टेट जनरल होता था उसका नाम चेंज हो गया और वो क्या बन गया? नेशनल असेंबली। और ये किसके द्वारा चुना गया है? एक्टिव सिटीजन। मतलब एक्टिव सिटीजन मतलब अभी पूरे लोग तो शामिल नहीं है फ्रांस के बेटा, याद रखिएगा। चेंजेस, बदलाव एक दिन में नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं। तो अभी भी कुछ लोग तो वोट दिए हैं फ्रांस में, इसीलिए एक्टिव सिटीजन कहा रहा है। पैसिव सिटीजन मतलब जो वोट नहीं दे पाए, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आपने क्लास 9 में इसको इन डिटेल पढ़ा भी है। ओके, फ्रांस में लोग अपने नए नए सॉन्ग बना रहे हैं, ओथ ले रहे हैं, और वहाँ पे लोगों को सैल्यूट दिया जा रहा है जो देश को आज़ाद कराने में शहीद हो गए। और ये सब का किसके नाम पे हो रहा था? देश के नाम पे हो रहा था। और सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत फ्रांस को था, तो उन्होंने फॉर्मुलेट किया यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन, कि जो भी कानून बनेगा वो सभी के लिए समान होगा। जो भी उनके टेरिटरी में लोग होंगे, विद इट्स टेरिटरी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को क्या किया गया? एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जो कि राज्य में लागू होता, हर छोटे छोटे राज्य में अपना कानून था, उसको समाप्त किया गया। जो वहाँ का वेट सिस्टम था जिससे वो लोग मेज़र करते थे, वो हर राज्य में अलग अलग था और अलग अलग टैक्स था, उसको क्या किया गया? बदला गया। और क्या यूज किया इन्होंने? यूनिफॉर्म द सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज एडॉप्टेड। ऐसे वेट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, ऐसे मेजर्स को यूज़ किया गया जो सभी के लिए क्या हो? एक हो, यूनिफॉर्म हो, जो पूरे फ्रांस को एक करता हो। रीजनल जो लैंग्वेज था उसको क्या किया गया? डिस्करेज किया गया, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। फ्रांस में कौन सा लैंग्वेज चुना गया? जो पेरिस का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला लैंग्वेज था वो था फ्रेंच लैंग्वेज। तो पहली बार नेशनल लैंग्वेज का देख सकते हैं कि कहीं पे आपको दिखाई देगा नेशनल लैंग्वेज, तो कहाँ पे दिखाई देगा? फ्रांस में। द कॉमन लैंग्वेज ऑफ नेशन वो क्या है? फ्रेंच। जो कहाँ पे लिखा और बोला जाता था? पेरिस। द रिवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर्ड that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism. In the other word, to help the other people of Europe to become a nation. फ्रांस के लोग चीख चीख के कह रहे हैं कि हम तो आज़ादी प्राप्त कर लिए, हम तो अपना नेशन स्टेट बना लिए, हम तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए। अब समय आ गया है कि और भी यूरोपियन कंट्री जिनको भी हमारी मदद की ज़रूरत है, हम उनको मदद देंगे और वहाँ पे भी सेम क्या करेंगे? नेशन स्टेट बनवाएंगे। वहाँ पे भी हम संविधान बनवाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनवाएंगे। टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। इसीलिए फ्रांस को हीरो कहा जाता है। आप उस कोटेशन को याद कीजिए, व्हेन द फ्रांस स्नीचेस रिस्ट ऑफ द यूरोपियन कैचेस कोल्ड। फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में सर्दी लग जाती है, जुकाम लग जाते हैं। देख लीजिए, फ्रांस पहली बार रिवॉल्यूशन में क्या किया? सक्सेस हुआ, वो नेशन स्टेट बन गया, वहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब पूरे यूरोप में हाहाकार मचा है कि हमें भी फ्रांस के जैसा बनना है।
हमें भी अचीवमेंट को प्राप्त करना है। ये पूरे यूरोपियन कंट्री में होड़ मचा हुआ है। अब जो न्यूज़ फैलता है कि फ्रांस, द न्यूज़ ऑफ द इवेंट इन द फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप। जब ये न्यूज़ फैलता है कि जो फ्रांस के रिवोल्यूशनरीज हैं, ये यूरोप के विभिन्न कंट्री में, विभिन्न राज्य में जाके क्या करेंगे, सहायता करेंगे, तो जितने भी स्टूडेंट थे एंड अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। सर ये एजुकेटेड मिडिल क्लास कौन है सर? मैंने बोला कि वी आर ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर विथ टेक्नोलॉजी टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमी। मीन्स टेक्नोलॉजी आ गया है और इसी की वजह से जो मिडिल क्लास था उसके पास पैसे आ गए, क्योंकि उसने क्या किया, ट्रेड स्टार्ट कर दिया। ट्रेड स्टार्ट कर दिया तो वो लोग विदेश में गए, अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया, वहाँ की नई नई बुकों को पढ़ा। जब बुक को पढ़ा तो उनको समझ में आया कि जो आइडियोलॉजीज हैं, जो कार्ल मार्क्स हैं और बड़े बड़े जो विद्वान हैं वो क्या कहते हैं। जब इनको ये समझ में आया तो अपने देश में इन्होंने फंडिंग किया। और यही कारण बनता है कि आप पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे कि एजुकेटेड मिडिल क्लास ही एक ऐसा क्लास है जिसने रिवोल्यूशन को पूरी तरीके से संचालित किया हुआ है। और तब जाके पूरे रिवोल्यूशन में सक्सेस मिला है किसी भी रिवोल्यूशन को, जब ये एजुकेटेड मिडिल क्लास लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। When the news of the events of the France reach the different cities, ये जब बात फैलता है कि फ्रांस के लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करने को तैयार हैं और वो विभिन्न शहरों में आ रहे हैं यूरोप के, तो जितने भी स्टूडेंट थे और जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे वो साथ में बैठ के मीटिंग करने लगे, जैकोबिन क्लब बनाने लगे अलग अलग जगहों पे, और बहुत सारे एक्टिविटी स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह से जो फ्रांस की जो आर्मी पहली बार आती है बेटा, मूव इन द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली। ये टाइमिंग कब का था? 70s 90s। 1789 में फ्रांस में रिवोल्यूशन आया और 70s 90s का वो टाइम है जब हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली में फ्रेंच आर्मी अटैक करने जा रही है और वहाँ के लोग खुश हैं और वो चाहते हैं कि वहाँ पे अटैक हो, वॉर हो। और फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और फ्रांस की आर्मी जब जीतेगी तो फ्रांस का शासन होगा। फ्रांस में चूंकि क्या आया हुआ है, नेशनलिज्म की भावना आई हुई है, सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस की भावना आई है, पैट्रियोटिक फीलिंग आया हुआ है। तो स्विट्जरलैंड, पोलैंड, हॉलैंड के लोग, यहाँ तक कि इटली के लोग भी चाहते हैं कि वहाँ पे जो फ्रेंच की आर्मी है वो जीत जाए और वहाँ पे फ्रांस का शासन हो, ताकि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशन मिल सके, हमें भी समानता का अधिकार मिल सके, हमारी पास भी अपना नेशन लैंग्वेज हो, नेशनल लैंग्वेज हो, नेशन स्टेट बन सके हम। ये सब सोच अभी 70s 90s के समय चल रहा है पूरे यूरोपियन कंट्रीज में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।